आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी मीटिंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं, जैसे शेयर होल्डर की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग के आगे टाइप्स होते हैं एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग। ठीक है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं जनरल मीटिंग। जो जनरल मीनिंग होता है मीटिंग का वो क्या होता है कि देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा कुछ लोग गेट टुगेदर करते हैं, साथ में कुछ डिस्कशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, इसी को तो बोलते हैं ना मीटिंग। लेकिन कंपनी मीटिंग क्या होती है? देखिए, कंपनी मीटिंग एक गेट टुगेदर होता है कंपनी के मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का, कंपनी के डायरेक्टर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का। ठीक है, तो जब कंपनी के लोगों का, कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं उनका जब गेट टुगेदर होगा उसे क्या बोलते हैं? कंपनी मीटिंग। और उसके लिए एक प्रीवियस नोटिस जो है वो सभी को भेजा जाता है जिनको मीटिंग में बुलाना है कंपनी की, और एक टाइम और प्लेस डिसाइड किया जाता है जहाँ पे वो मीटिंग रखी जानी है। ठीक है, तो कुछ प्रोविज़न्स होते हैं जो कि एक कंपनी की मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोविज़न्स होते हैं एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वीन मीटिंग। देखिए, जो मीटिंग है कंपनी की उसके लिए लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो लोगों को बुलाने की या जो कंपनी की मीटिंग करवाने की एक अथॉरिटी मिलती है। उसी अथॉरिटी के अंदर एक पर्सन जो है वो कंपनी की मीटिंग को बुला सकता है, कन्वीन कर सकता है। ठीक है, कंपनी एक्ट के अंदर या कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या कोई और जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको क्या मिलती है? उनको ये अथॉरिटी मिलती है कि वो कंपनी की मीटिंग को बुला सकते हैं। तो एक प्रॉपर अथॉरिटी ही कंपनी की मीटिंग को बुला सकती है, ऐसे ही कोई नहीं बुला लेगा। ठीक है, ऐसे भी किसी का भी मन किया और कभी भी किसी को भी मीटिंग में बुला लिया, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर अथॉरिटी एक प्रॉपर प्रोविज़न्स को फॉलो करके कंपनी की मीटिंग को बुलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नोटिस। देखिए, नोटिस जो है बहुत ज़रूरी है कंपनी की मीटिंग से पहले। अब बहुत शेयर होल्डर्स कितने होते हैं ना, कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स होते हैं और काफ़ी दूर दूर से होते हैं वो शेयर होल्डर्स। तो क्या है कि एक निश्चित समय से पहले, एक निश्चित अवधि से, जनरली ये जो टाइम होता है 21 डेज़ का होता है, इससे पहले सभी शेयर होल्डर्स को क्या किया जाना चाहिए? उन्हें नोटिस मिल जाना चाहिए कंपनी की मीटिंग के बारे में। नोटिस में क्या लिखा होगा? कंपनी का नाम लिखा होगा और जो कंपनी है वो मीटिंग क्यों कर रही है। ठीक है, वो भी सब्जेक्ट मैटर जो है वो ज़रूर लिखा होना चाहिए, टाइम लिखा होना चाहिए, प्लेस लिखा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नोटिस में मेंशन्ड होती हैं। और एक और चीज़, ये जो नोटिस है वो रिटर्न में भेजना है। ठीक है, ये कंपलसरी होता है। रिटर्न में नोटिस जाएगा सभी शेयर होल्डर्स के पास, या सभी जिनकी भी मीटिंग्स होती है, चाहे डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो उनके पास क्या जाएगा? ये नोटिस रिटर्न में जाएगा। और जो ये नोटिस रिटर्न में जाएगा वो जाएगा कहाँ? जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उनका। ठीक है, कंपनी के पास सभी के रजिस्टर्ड एड्रेस होते हैं, तो जो कंपनी को रजिस्टर्ड एड्रेस उन्होंने अपना दिया होगा, उस रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर वो जो नोटिस है वो कंपनी सेंड करेगी सभी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है कोरम। कोरम क्या होता है? मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल्स जितने प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जिस टाइम प्लेस पे वो मीटिंग रखी गई है उस टाइम पे कितने जो लोग हैं वो प्रेजेंट थे। तो कम से कम एक जो है डिसाइड की जाती है, एक जो लिमिट है वो डिसाइड की जाती है कि कम से कम इतने जो है लोग तो वो प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ उस मीटिंग को वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है एजेंडा। कंपनी की कोई भी मीटिंग है ऐसे ही नहीं रखी जाती। ठीक है, उस मीटिंग का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर होता है, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना उस मीटिंग को रखने का। ऐसे ही तो नहीं हम इतने लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। उन लोगों को हम बुला रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, प्रॉपर एक प्रोसेस से मीटिंग रखी जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो पर्पस होता है, कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट मैटर होता है जो कि हम नोटिस में लिखेंगे। तो वो एजेंडा जो है वो पहले से ही स्पेसिफाइड होता है कि इस एजेंडा के लिए हम लोगों को इकट्ठा करके कंपनी की मीटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है मिनट्स। देखिए, मिनट्स क्या होते हैं? एक समरी बुक इसको बोल देते हैं। ठीक है, जो भी कोई कंपनी की मीटिंग होती है
तो उसमें कंपनी उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस हुई, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो किस चीज़ के रिगार्डिंग, किस एक्टिविटी के रिगार्डिंग वो रेजोल्यूशन था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था या स्पेशल रेजोल्यूशन था, या फिर कितनी वोट्स उस रेजोल्यूशन के फेवर में आई, ठीक है, या कितनी फेवर में नहीं आई, या किस डेट पे किस प्लेस पे ये मीटिंग रखी गई थी, कौन कौन प्रेजेंट था, कौन कौन प्रेजेंट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और या बाकी और भी जो क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं उस मीटिंग में, तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी जाती हैं, मिनट बुक में लिखी जाती हैं, एक समरी की तरह, एक प्रूफ की तरह, कि बाद में हम देख सकें कि कितनी मीटिंग्स जो है वो कंपनी ने कंडक्ट कराई हैं, या उन मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं, या और भी जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो क्या क्या वहाँ पे डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट होता है रेजोल्यूशन। देखिए रेजोल्यूशन होते हैं दो तरह के, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। ऑर्डिनरी, देखिए जो भी मीटिंग बुलाएंगे कुछ ना कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो डिस्कशंस में कहीं ना कहीं कुछ कंपनी को जो भी एक्ट करना है वहाँ पे कंपनी क्या करती है, मीटिंग में रेजोल्यूशंस पास करती है, ठीक है। अब अगर देखिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है, 50% जो फेवर में वोट चाहिए होती है, अगर 50% फेवर में वोट मिल जाती है तो वो फिर डिसाइड कर लिया जाता है कि पर्टिकुलर एक्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। 50 मिनिमम 50, तो मतलब 51% आप मान के चलिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में अगर 51% वोट अगर फेवर में आई तो डिसाइड कर लिया जाता है कि पर्टिकुलर एक्ट को करना है या नहीं करना है। ऐसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन में जो है वो 75% वोट्स जो हैं वो फेवर में आनी चाहिए, तभी फिर जो है वो डिसाइड होगा फेवर में। उसके बाद हमारे पास है काइंड्स ऑफ मीटिंग या टाइप्स ऑफ मीटिंग। कंपनी की मीटिंग 4 तरह की होती हैं जो मेन होती हैं, वो है शेयर होल्डर की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, क्रेडिटर्स की और डिबेंचर होल्डर्स की, ठीक है। 4 मीटिंग्स होती हैं, 4 तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसके आगे 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से है, एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग। यानी कि एजीएम किसको बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग को। ईजीएम कौन सी हो गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और थर्ड हो गई हमारे पास क्लास मीटिंग। सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम क्या होती है। देखिए हर किसी कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 96 में कहा गया है कि हर कंपनी को साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी ही पड़ेगी, और उस मीटिंग के लिए एक नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है। वो नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा, 21 दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले वो नोटिस शेयर होल्डर के रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। रिटर्न में वो नोटिस होना चाहिए, ठीक है। नोटिस में सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि ये जो मीटिंग है क्यों बुलाई जा रही है, या ये कौन सी मीटिंग है, क्योंकि कई टाइप्स की मीटिंग होती हैं। तो ये कौन सी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है ये, तो प्रॉपर जो है नोटिस में सभी चीज़ें मैंशन होनी चाहिए, ठीक है। और जो एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ डिस्कशंस होती हैं, जैसे देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो किसी भी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्यों पैसा लगाते हैं, क्यों वहाँ के शेयर्स खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें डिविडेंड चाहिए होता है ना। पैसा तो लोग इसीलिए लगाते हैं ना कि उनको अपना पैसा बढ़ाना है। इन्वेस्ट तो इसीलिए हम पैसा करते हैं कि हमें अपना पैसा बढ़ाना है, तो वो डिविडेंड कहीं ना कहीं डिविडेंड से काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड से रिलेटेड डिस्कशंस हैं, या कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, वो चीज़ें भी वहाँ पे डिस्कस होती हैं। या और चीज़ें जैसे फाइनल अकाउंट्स हो गए, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इन सभी चीज़ों को भी वहाँ पे शेयर होल्डर्स के सामने कंपनी क्या करती है, प्रेजेंट करती है, जिससे शेयर होल्डर्स को कंपनी की कंडीशन का, कंपनी की पोजीशन का पता चलता है कि कंपनी किस पोजीशन पे अब है, ठीक है। उसके बाद जो बिज़नेस ट्रांजैक्टेड है एजीएम में, वो कौन कौन सी है, कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, कुछ स्पेशल बिजनेस होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस में आ जाएंगे फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करना, वही प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हो गया, डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद डिविडेंड को डिक्लेयर करना कि पर्टिकुलर ईयर के लिए कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। या फिर ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए, ये सभी ऑर्डिनरी बिजनेस में आ जाएंगे। या फिर जो एक नया डायरेक्टर है उसको अपॉइंट करना, उसको रिप्लेस करना, या फिर उसको
रोटेशन से रिटायर करना, तो ये सभी ऑर्डिनरी या फिर जनरल बिजनेस में आ जाएंगे, जो कि एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं। कुछ स्पेशल बिजनेस हैं जो कि एजीएम में डिस्कस किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं जैसे डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, रिन्यूअल और डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन को लेकर, या फिर कंपनी की शेयर कैपिटल को बढ़ाने से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो एजीएम में लिया जा सकता है अंडर स्पेशल बिजनेस। उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई ऑल्ट्रेशन करनी है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई ऑल्ट्रेशन करनी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें स्पेशल बिजनेस के अंडर कंसीडर किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द एजीएम, ठीक है। कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 में जो कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड मानने ही पड़ते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग द मीटिंग, ठीक है। मीटिंग, किस मीटिंग की बात कर रहे हैं? एनुअल जनरल मीटिंग की। तो एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम के लिए टाइम इंटरवल का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कंपनी को। दो चीज़ें यहाँ पे आपने याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ऐसी कंपनी जिसकी अभी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होनी है, यानी कि कोई नई कंपनी है, तो वो अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब कंडक्ट कराएगी? जो फर्स्ट टाइम उसके फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हुआ, यानी कि 31 मार्च को क्लोज़ हो जाता है फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज़ होने से 9 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 9 मंथ्स के बीच में आपको एजीएम जो है वो नई कंपनी की कंडक्ट करानी है, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करानी है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में, ये सभी कंपनीज़ के लिए, चाहे कोई नई कंपनी है चाहे कोई पुरानी कंपनी है, ये क्या है, 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इस ईयर की जो एजीएम है वो कंडक्ट हुई और इसके 15 महीने के अंदर अंदर दूसरी एजीएम, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर की एजीएम कंपनी कंडक्ट कराएगी, वो 15 महीने के अंदर अंदर वो कंडक्ट की जानी चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग, देखिए नाम से एनुअल का मतलब क्या होता है? साल में एक बार। तो कंपनी को एक बार ही तो साल में कंडक्ट करानी ही पड़ेगी ये मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि 2 साल में, यानी कि इस साल वाली और नेक्स्ट ईयर वाली जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उन दोनों के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मीटिंग हो गई, उसके विदिन 15 मंथ्स नेक्स्ट मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जानी चाहिए बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट सेकेंड प्रोविज़न क्या है? नोटिस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एक कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं उनके लिए एक जो नोटिस है वो शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रिटर्न में नोटिस उनको देना पड़ेगा, 21 दिन पहले देना पड़ेगा, वो नोटिस कंपलसरी होता है ये, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम एंड प्लेस है मीटिंग का वो डिसाइड किया जाता है और वो नोटिस में मेंशन किया जाता है। टाइम क्या होगा? बिजनेस आवर्स जो होते हैं ना, उसी के टाइम के बीच में वो जो है मीटिंग का टाइम रखा जाएगा। और प्लेस क्या होगा? जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जिस सिटी में या जिस टाउन में, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होगी वो मीटिंग, या तो अगर किसी और प्लेस पे है तो वो फिर नोटिस में मेंशन कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ये जो मीटिंग है वो रखी जा रही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें नोटिस में मैंशनड होती हैं, ठीक है। प्रोविजंस आपको समझ में आई एजीएम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, ईजीएम भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब देखिए एनुअल जनरल मीटिंग का क्या था? साल में एक बार। एनुअल का मतलब क्या होता है? साल में एक बार, ठीक है। तो साल में एक बार कंपलसरी होता है कंपनी के लिए, आपको कंडक्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब कंडक्ट की जाती है? 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में, 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में कोई भी शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी उसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। ये क्यों कंडक्ट की जाती है? देखिए वैसे तो शेयर होल्डर से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस होती हैं वो एजीएम में हो जाती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में हो जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे डिसीजंस कंपनी को लेने होते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता और शेयर होल्डर्स की आपको जो है इजाज़त भी लेनी पड़ती है।
कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि रेजोल्यूशंस आपको पास करने पड़ते हैं, बिना रेजोल्यूशन के आप वो चीज़ कर नहीं सकते, वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का आप वेट नहीं कर सकते, जिसमें फिर क्या हो जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा डिसीजन लेने में। तो आप क्या करते हो, बीच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर लेते हो, जिसमें आप शेयर होल्डर्स को बुला के फिर रेजोल्यूशंस वहाँ पे पास करते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, वो फिर कंडक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। उसके बाद है क्यों बुलाई जाती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, या क्या क्या चीज़ें वहाँ पे क्या रीज़न है वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट कराने का, कब ये ईजीएम जो है वो कॉल की जाती है। तो पहली चीज़ तो यही इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा कुछ डिसीजन लेना है कंपनी ने, जिसके लिए कंपनी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की वेट नहीं कर सकती, इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो रखी जा रही है। और क्या क्या वहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, या तो कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई ऑल्ट्रेशन या कोई चेंज करना है, ठीक है, कोई प्रोविज़न जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है, तो इसलिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। या और क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो फ्रेश डिबेंचर्स हैं वो कंपनी को इशू करने हैं, या तो फिर कंपनी को जो शेयर कैपिटल है उस शेयर कैपिटल को बढ़ाना है, घटाना है, या उसको रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, शेयर कैपिटल में कोई चेंज करना है कंपनी को, या नए डिबेंचर्स इशू करने हैं, या फिर कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना है, या कोई और अर्जेंट मैटर है जिसके लिए जो है कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुला सकती है, ठीक है। शेयर होल्डर्स की ये मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, नोटिस दिया जाता है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस डिसाइड किया जाता है, उसके बाद इस मीटिंग को रखा जाता है। 21 दिनों का नोटिस जो है वो कंपलसरी होता है। चलिए, उसके बाद जो है हु में कॉल ईजीएम, अब कौन कौन बुला सकता है। हमने बात किया था ना, पहले स्टार्टिंग में बात की थी प्रोविज़न्स में कि जो मीटिंग है उसको कन्वीन करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना, ऐसे ही तो कोई नहीं बुला लेगा मीटिंग को, और ऐसे कोई बुला भी लेगा तो कोई आएगा भी नहीं। तो अब यहाँ पे है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कौन कन्वीन कर सकता है, कौन कॉल कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बाय द डायरेक्टर्स, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी होती है, और वो अथॉरिटी किसने दी होती है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने ये अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुला सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, या तो ऑर्डिनरी या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, कुछ डिस्कशंस की जाएंगी कंपनी से रिलेटेड शेयर होल्डर्स के साथ, और 21 दिनों का नोटिस जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस डिसाइड किया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा उस नोटिस में। एजेंडा जो होगा उस मीटिंग का वो भी नोटिस में जो है वो लिखा जाना चाहिए। ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है बाय द डायरेक्टर्स ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। अब जो डायरेक्टर्स होते हैं या तो वो खुद बुला सकते हैं, या तो दूसरा केस क्या हो गया, जो कंपनी के मेंबर्स हो गए, ठीक है, तो कंपनी के मेंबर्स कई बार रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टर्स को कि आप जो है एक मीटिंग बुलाइए वहाँ पे कुछ डिस्कशंस करने के लिए या कोई रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ठीक है। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं फिर क्या करते हैं, मेंबर्स की एक, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मेंबर जाके डायरेक्टर को बोल देगा कि तुम मीटिंग बुला लो तो वो बुला लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर देखा जाता है कि कितने शेयर होल्डर्स हैं, या वो टोटल कंपनी के टोटल जो शेयर कैपिटल है उसका कितना % उनके पास है, ठीक है, कम से कम उनके पास एक वो जो है ना 10% वो होल्ड करें, या 10% टोटल मेंबर्स हों कंपनी के जिनके पास वोट करने का अधिकार है, वही फिर जाके इकट्ठे होके जाके डायरेक्टर्स को रिक्विजिशन जो है वो दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को कि वो कंपनी के लिए एक मीटिंग बुलाएं। और दो चीज़ें और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं रिक्विजिशन वाले पॉइंट में। पहली चीज़ तो कि 21 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा,
ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि रिक्विजिशन देने के, यानी कि जब मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया उसके 45 दिनों के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को वो जो है मीटिंग वो बुलानी पड़ेगी। ठीक है, 45 दिनों के अंदर अंदर वो मीटिंग उन्हें बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हु मे कॉल ईजीएम्स में बाय द रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। अब कई बार क्या होता है, मेंबर्स ने मान लीजिए रिक्वेस्ट करी डायरेक्टर्स को, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न जो डायरेक्टर्स हैं वो नहीं बुला पाए मीटिंग। तो इस केस में जो रिक्विजिशनिस्ट थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी मीटिंग को बुलाने की, जो मेंबर्स थे वो क्या करेंगे, वो खुद ही मीटिंग को कन्वीन करेंगे, खुद ही वो कंपनी की मीटिंग को बुला लेंगे सभी इकट्ठा होकर। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, आप देखिए नोटिस भेजना पड़ता है, ठीक है, और भी कई तैयारियां करनी पड़ती हैं मीटिंग के लिए। तो जो खर्चा आएगा, अब बुलाया किसने, रिक्विजिशनिस्ट ने, ठीक है, जिन्होंने रिक्वेस्ट की। अब खर्चा भी उन्हीं का आया, खर्चा डायरेक्टर्स का थोड़ी आया। तो अब वो खर्चा जो है क्या उन्हीं को पे करना पड़ेगा, मेंबर्स को ही पे करना पड़ेगा? नहीं, पहले तो मेंबर्स पे कर देंगे, लेकिन जो मेंबर्स का खर्चा आया बाद में उसके लिए जो है वो कंपनी लायबल होगी। बाद में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो खर्चा उन्हें लौटाना पड़ेगा, जो भी वो कंपनी को कंपनी की मीटिंग को बुलाने में खर्चा उनका आया है, तो वो कंपनी को देना पड़ेगा उन्हें, ठीक है, मेंबर्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है बाय NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब जो ट्रिब्यूनल है या तो वो खुद की उसको लगता है कि हाँ कंपनी की जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी चाहिए, या तो खुद से NCLT, और या फिर किसी ने एप्लीकेशन दी NCLT को। वो एप्लीकेशन देने वाले डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी की रिक्विजिशन पे, या तो फिर वो खुद NCLT क्या कर सकता है, कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को वो कॉल कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको EGM जो है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो थर्ड टाइप था शेयर होल्डर्स मीटिंग का, वो क्या है, क्लास मीटिंग। अब देखिए क्लास क्या होती है, जहाँ पे एक जैसे जो है वो लोग बैठे होते हैं, है ना। तो अब कंपनी में कैसे क्लासेस होती हैं, देखिए जब कंपनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स को इशू करती है, मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अलग हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अलग हो गए, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के जो कंपनी जब शेयर्स को इशू करेगी तो उनकी जो अलग अलग क्लासेस होंगी ना, तो उनको जब पर्टिकुलर क्लास को, ऐसा नहीं है कि सभी शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, इस केस में क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्लास को बुलाएंगे जिनसे रिलेटेड कंपनी डिस्कशंस करना चाहती है, उसी क्लास को बुलाएंगे जिससे रिलेटेड जो कंपनी है वो डिस्कशन करना चाहती है, या फिर उनके किसी राइट में चेंज करना चाहती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स के भी राइट्स होते हैं ना पर्टिकुलर, तो मान लीजिए कंपनी ने उनके राइट्स में कुछ चेंज करना है, या फिर उनकी लाइबिलिटी कम करनी है या बढ़ानी है, कुछ ऐसा करना है, तो कंपनी क्या करेगी, जिस क्लास से रिलेटेड वो डिस्कशन होगी उसी क्लास को वो कंपनी क्या करेगी, मीटिंग में बुलाएगी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्लास मीटिंग। उन्हीं से रिलेटेड कुछ राइट्स, ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटी से रिलेटेड जो है वहाँ पे डिस्कशंस होती है पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड टाइप आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग का। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सुना होगा ना आपने, BODs या बोर्ड होता है कंपनी का, तो उनकी कुछ मीटिंग होती हैं। जो कंपनी है वो आपको पता है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद तो अपने ना तो डिसीजन ले सकती, कुछ नहीं कर सकती ना कंपनी, तो कंपनी के बिहाफ पे कौन करती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी का बोर्ड है वो क्या करता है, सभी डिसीजन लेता है कंपनी के बिहाफ पर या शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर, है ना। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको कंपनी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। तो कंपनी की पॉलिसीज़ हो गई, कंपनी के मैनेजमेंट हो गई, या कुछ अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हो गए जिससे रिलेटेड उनको डिस्कशंस करनी है, तो वो कहाँ करेंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में करेंगे। ठीक है,
कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी के मैनेजमेंट या फिर कोई अदर इम्पोर्टेंट इशू है, वहाँ पे जो डिस्कशंस होंगी वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। अब देखिए, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग करी थी वहाँ पे कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता था? 21 दिन पहले, 21 डेज़, है ना। लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के केस में ये जो नोटिस होगा वो कितने दिन का होगा? 7 डेज़ का होगा, 7 दिनों का ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोविज़न्स होते हैं बोर्ड की मीटिंग के या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के जो प्रोविज़न्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पावर टू कन्वीन द मीटिंग। अब ये जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसको बुलाने की पावर किसके पास है? बुलाने की अथॉरिटी किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास ही होती है, ठीक है। डायरेक्टर्स क्या करते हैं? जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो क्या करेंगे? वो आगे मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कंपनी के चेयरमैन को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मीटिंग को क्या करें? बुलाएं। उसके बाद जो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर या जो चेयरमैन है वो आगे किसको डायरेक्ट करेगा? वो डायरेक्ट करेगा कंपनी के सेक्रेटरी को कि वो क्या करे? कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बुलाए, ठीक है। इस तरीके से एक चेन चलती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किसको बोलेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन को बोलेंगे। फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है वो कंपनी के सेक्रेटरी को डायरेक्ट करेगा कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो बुलाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है पीरियड ऑफ मीटिंग। पीरियड ऑफ मीटिंग जो है, सभी जो कोई कंपनी है उसको अपनी फर्स्ट मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फर्स्ट मीटिंग, मान लिया कोई नई कंपनी बनी है, ठीक है, वो जो नई कंपनी बनी है उसको अपनी फर्स्ट मीटिंग कब रखनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की? 30 दिनों के अंदर अंदर को इन कॉरपोरेशन के, या फिर जो जब कंपनी रजिस्टर हो गई, कंपनी इन कॉरपोरेट हो गई, उसके विद इन 30 डेज़ कंपनी को अपनी फर्स्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग वो रखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि साल में 4 बार कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखनी पड़ती है और 2 मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए, साल में 4 मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रखनी पड़ेंगी और जब एक मीटिंग हो गई तो नेक्स्ट मीटिंग जो है कंपनी की वो 120 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। लगभग 4 महीने के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग जो है वो हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग। जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी वहाँ पे 21 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था शेयर होल्डर्स को, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केस में ये जो है ये डिफरेंट है। इसमें क्या है, 7 डेज़ होते हैं कि लगभग 7 दिन पहले जो है कम से कम नोटिस पहुँच जाना चाहिए सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। नोटिस कहाँ पहुँचेगा? जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा सभी डायरेक्टर्स का, हर एक डायरेक्टर के पास उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे रिटर्न में जो मीटिंग है उसका नोटिस पहुँच जाना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोरम। कोरम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। अब ये डायरेक्टर्स की मीटिंग है ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स जितने प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। तो इसमें जो है क्या होगा, कंपनी के आर्टिकल्स जो होंगे, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें होता है या तो जितने टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज़ हायर। क्या मैंने बोला? 2 चीज़ें बोली, या तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी की उसका 1/3 कर लो, जितने नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स आए। दूसरी चीज़ है 2 डायरेक्टर्स, इन दोनों में से जो हायर होगा उतने कम से कम जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा कि ये मीटिंग सच में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो वहाँ पे किसी एक पर्सन को चेयरमैन जो है वो बनाया जाता है, या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में
लिखा जाएगा उसका नाम, और या तो फिर क्या करेंगे, कंपनी इलेक्ट करेगी उस चेयरमैन को मीटिंग में ही तक कि वो उस मीटिंग को क्या कर सके, हेड कर सके। ठीक है, चेयरमैन को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन दी मीटिंग्स। अब मीटिंग में किस बिजनेस को, यानी कि किस एक्टिविटी को या क्या क्या डिस्कशंस की जाएंगी, क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाएगा वहाँ पे, स्पेशल बिजनेस होगा या जनरल बिजनेस होगा। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो मीटिंग में की जाएगी। और जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन है वो भी यहाँ पे पास किया जा सकता है। और देखिए जब रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं तो वोट्स डलवाई जाती हैं, है ना, जितने भी वहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं उनसे क्या डलवाई जाएगी, वोट डलवाई जाएगी। तो कई बार क्या होता है वो ना टैली कर जाते हैं, मान लो फेवर में भी उतनी ही वोट्स हैं और डिसफेवर में भी उतनी ही वोट्स हैं। ठीक है, क्या हो गया, इक्वल वोट्स हो गई, फेवर में भी और डिसफेवर में भी। तो इस केस में चेयरमैन जो बनाया था, ठीक है, जो चेयरमैन बनाया था उसके पास यहाँ पे हक आ जाता है कि वो भी वोट डाल सकता है। वो तभी उसके पास, तभी उसको ये राइट मिलेगा चेयरमैन को जब टाई होगा। ठीक है, टाई कर जाएगा ना सेम वोट्स पे, तो फिर उसको दिया जाएगा हक कि आप भी वोट डाल दीजिए। फिर जहाँ पे वो वोट डालेगा, फेवर में डालेगा, डिसफेवर में डालेगा, उसी हिसाब से फिर वो जो रेजोल्यूशन है वो मानना है नहीं मानना है उस चीज़ के ऊपर फिर वो डिसाइड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मिनट्स बुक होती है, उसमें जो मीटिंग हुई है कंपनी की, सारे डिस्कशंस उसमें जो भी डिस्कशन हुई है मीटिंग में या जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया, सभी चीज़ें मिनट्स बुक में लिखी जाती हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई टैम्पर करता है, अगर कोई छेड़छाड़ करता है मिनट्स के साथ, मिनट्स बुक में मान लीजिए कुछ और लिखा हुआ था या बाद में कि कुछ और किसी ने लिख दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पनिशमेंट मिलेगी। क्या होगी, इम्प्रीजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है 2 साल तक की उस पर्सन को जो कि जिसने ये किया है, और फाइन उसको देना पड़ सकता है 25,000 से लेके 1 लाख तक का उसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर वो मिनट्स के साथ या मिनट बुक के साथ कोई टैम्परिंग करता है, कोई छेड़छाड़ उसके साथ करता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ गया क्रेडिटर्स मीटिंग। ठीक है, थर्ड टाइप था ये। पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसमें 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए, AGM, EGM, क्लास मीटिंग। सेकंड हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को डिस्कस किया, उसके प्रोविजंस को डिस्कस किया। अब थर्ड हम जो है डिस्कस कर रहे हैं क्रेडिटर्स मीटिंग को, है ना। अब क्रेडिटर्स मीटिंग क्या होती है, देखिए जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी ने जिनको कुछ ना कुछ कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी होती है जिनकी, ठीक है, तो वो जो क्रेडिटर्स होती हैं जनरली, तो ये मीटिंग जो है ना वो कंपनी की मीटिंग नहीं मानी जाती, ये क्रेडिटर्स की मीटिंग अलग से होती है, क्योंकि क्रेडिटर्स ही इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। पर लेकिन जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ गई मीटिंग रखने के लिए, तो क्या क्या सर्कमस्टांसिस होते हैं जब क्रेडिटर्स ये मीटिंग बुलाते हैं। तो हो सकता है फर्स्ट है टू सेटअप एनी सूट बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड द कंपनी। मान लीजिए कोई केस चल रहा है क्रेडिटर्स के बीच में या कंपनी के बीच में, ठीक है, वो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी मान लो क्रेडिटर्स की जो लाइबिलिटी है ज़्यादा उनको कंपनी ने देना होता है ना जिनको, वही तो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। तो कंपनी पहले तो मान लीजिए 1 लाख रुपया देना था क्रेडिटर्स को, लेकिन अब कंपनी ड्यू टू कुछ भी जो है रीज़न दे के वो कह रही है कि नहीं 1 लाख नहीं देना, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे 80,000 देने हैं। ठीक है, वो क्या कर रही है, कंपनी अपनी लाइबिलिटी को कम कर रही है, तो क्रेडिटर्स को तो नुकसान हो गया ना यहाँ 20,000 का। तो फिर क्रेडिटर्स क्या करेंगे, केस कर देंगे कंपनी के ऊपर। तो ऐसे ही कुछ डिसीजन लेना है, कुछ सेटलमेंट करनी है उस केस से रिलेटेड क्रेडिटर्स और कंपनी के बीच में। तो इस केस में जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी मीटिंग रखते हैं। सेकेंड केस क्या हो गया, टू गेट क्रेडिटर्स कंसेंट टू दी रीऑर्गेनाइजेशन और अमलगामेशन ऑफ द कंपनी। मान लीजिए कंपनी को क्या करना है, रीऑर्गेनाइजेशन करना है या फिर अमलगामेशन करना है किसी और कंपनी के साथ कंपनी को। ठीक है, अमलगामेशन का मतलब क्या होता है, 2 कंपनीज जब साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देती है तो किसी और कंपनी से भी वो अफेक्ट होंगे। ओब्वियसली जो क्रेडिटर्स हैं उस कंपनी के, वो उनके ऊपर तो अफेक्ट पड़ेगा ना इस चीज़ का, जब कंपनी किसी और कंपनी के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करेगी। तो उनसे क्रेडिटर से हमें क्या लेनी पड़ सकती, अगर उनकी लाइबिलिटी किसी तरीके से कम हो रही है,
ठीक है। तो क्रेडिटर से फिर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी को, और इस केस में क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है टू गेट द क्रेडिटर्स कंसेंट टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, ख़त्म हो रही है, कंपनी को बंद किया जा रहा है, तो जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा कौन देगा? क्रेडिटर्स को तो अपने पैसे से मतलब है ना, कंपनी ने क्रेडिटर्स का पैसा देना है, तो उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कंपनी ख़त्म हो गई तो फिर कहाँ जाएंगे क्रेडिटर्स? तो इस चीज़ से रिलेटेड जो है क्रेडिटर्स से फिर इसके बारे में परमिशन ली जाती है, वो क्रेडिटर्स मीटिंग में ली जा सकती है। तो इन कुछ केसेस में जो है क्रेडिटर्स की मीटिंग कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 4 टाइप था डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग, ठीक है। जो डिबेंचर्स होते हैं ना कंपनी के, आपने सुने होंगे, डिबेंचर्स क्या होते हैं? कंपनी लोन लेती है पब्लिक से, ठीक है, डिबेंचर्स इशू करती है और कंपनी से एज अ लोन ले लेती है, फिर एक डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है उन डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी दे देती है, जिसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग क्यों रखी जाती है? कुछ सर्कमस्टांसिस होती हैं, या तो उनकी टर्म्स ऑफ रीपेमेंट जो होंगी डिबेंचर्स की। अब देखिए जो डिबेंचर्स हैं, लोन है, कंपनी लोन ले रही है तो कंपनी को वो लोन पे भी तो करना पड़ेगा। जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं वहाँ पे रिडीम मतलब कभी ना कभी लाइफ टाइम में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कभी ना कभी तो कंपनी को वो पेमेंट करनी पड़ेगी, रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो जो रीपेमेंट की जो टर्म्स हैं कंपनी की डिबेंचर से रिलेटेड, उसमें अगर कुछ ऑल्ट्रेशन की जा रही है तो इस टाइम पे जो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग है वो रखी जाती है। या सेकंड रीज़न क्या हो सकता है? व्हेन द राइट्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ द डिबेंचर्स नीड टू बी ऑल्टर्ड। जब डिबेंचर होल्डर्स के कुछ राइट्स में चेंज किया जा रहा है, ठीक है, उनके राइट्स उस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, कंपनी कुछ ऐसा ऑल्ट्रेशन कर रही है जिससे डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स में कुछ अफेक्ट आएगा, चेंज होंगे वो राइट्स, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग है वो बुलाई जाएगी और वहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन की जाएगी। इन शॉर्ट सच मीटिंग्स आर कॉल्ड व्हेन दी कंपनी इशू एनी फ्रेश डिबेंचर्स और वांट्स टू अल्टर, ठीक है। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? डिबेंचर होल्डर की मीटिंग कब बुलाई जाएगी? या तो नए डिबेंचर्स इशू कर रही है कंपनी, या तो फिर पुराने वाले में जो ऑलरेडी डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं कंपनी ने, वहाँ पे अगर कंपनी कुछ चेंजेस कर रही है, कुछ ऑल्ट्रेशंस कर रही है, तो उस टाइम पे जो है डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। देखो एक चीज़ आपने देखी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, तो शेयर होल्डर से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो शेयर होल्डर्स को बुला रहे हैं, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला रहे हैं। क्रेडिटर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है तो क्रेडिटर्स की मीटिंग रखी जा रही है। डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है कंपनी को तो फिर डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग रखी जाती है, ठीक है। तो जिससे रिलेटेड डिसीजन है, जिससे रिलेटेड कोई ऑल्ट्रेशन है, जिसके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, जिसके लाइबिलिटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, उन्हीं को बुला के उनसे परमिशन लेके तभी कंपनी ऑल्ट्रेशन कर सकती है। ऐसे कंपनी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकती अपने किसी भी प्रोविज़न में। ऑल्ट्रेशन करने के लिए 2 तरह के रेजोल्यूशंस कंपनी को पास करने पड़ती हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कम से कम 51% फेवर में वोट्स चाहिए होती हैं उसको पास करने के लिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 75% जो वोट्स हैं वो फेवर में चाहिए होती हैं। आई होप आपको ये